इस केस के मूल में एक भूमि का विवाद था जो रुड़की शहर में था और यह रुड़की शहर पहले पुराने उत्तर प्रदेश में होता था और आजकल यह वहां के उत्तराखंड में है। इस भूमि विवाद में एक तरफ अल्ताफ हुसैन का परिवार था और दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्लिम व शमशाद का परिवार था। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना वाले दिन मृतक अल्ताफ हुसैन साइकिल पर जा रहा था। उसका लड़का और भतीजा उससे कुछ पीछे थे, वे दूसरी साइकिलों पर थे। आरोप है कि जब वह जा रहा था तो अक्यूज्ड अपलेंट्स ने तबल और कुल्हाड़ी से मृतक अल्ताफ हुसैन को काटकर मार डाला। जब शोर मचाया गया तो अक्यूज्ड अपलेंट्स पास के जंगल में भाग गए, लेकिन पीछे उनकी लोई माने एक छोटा सा कंबल होता है, और साइकिल मौका पर ही छूट गई, जिनको पुलिस ने वहां से बरामद कर लिया। मृतक के बेटे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। तफ्तीश के दौरान आईओ ने साइकिल व लोई को बरामद कर लिया था। हालांकि इनको कभी भी एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया। अक्यूज्ड अपलेंट्स ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा केस बनाया गया है और ऐसी कोई घटना कभी वास्तव में हुई ही नहीं थी। डिफेंस काउंसिल ने कभी किसी गवाह से यह सवाल नहीं पूछा कि किस आधार पर उस लोई और साइकिल को अक्यूज्ड अपलेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। दुनिया में ऐसी लाखों लोइयां होंगी और हजारों साइकिलें होंगी। जब इस केस के ट्रायल के दौरान का क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ेंगे तो ऐसा क्रॉस किया हुआ था कि उसको देखकर सिर पकड़ लिया जाए। आप लोगों ने कभी ऐसा वाकया असलियत में देखा हो तो किसी आदमी के ऊपर तबल से, कुल्हाड़ी से, गंडासा, फरसा, बांका इनसे वार किया जाए तो खून का तेज फव्वारा छूटता है, लेकिन इस केस में ना साइकिल पर खून पाया गया, ना लोई पर कहीं खून की एक बूंद पाई गई। तो दिमाग में सवाल उठता है कि कहीं एक्यूज्ड अपलेंट्स को फंसाने के लिए लोई और साइकिल को बाद में वहां रखवा तो नहीं दिया गया है। देहातों में बहुत रूटीन तरीके से ऐसा किया जाता है और ऐसा करके दूसरे लोगों को झूठा फंसाया जाता है। 25/4/1998 को सेशंस कोर्ट ने आरोपियों को 302 में दोषी मानते हुए सजा कर दी। अपील की गई 10/9/2010 को हाई कोर्ट ने कहा कि सेशंस कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। उन्होंने वही सजा बरकरार रखी और इस तरह 16/8/2021 को आरोपी सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गए। केस का नाम है मोहम्मद मुस्लिम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि आजकल उत्तराखंड में है। क्रिमिनल अपील नंबर 1089/2011 थी। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम व जस्टिस पंकज मिठाल की बेंच ने इसे 15 जून 2023 को डिसाइड किया था। हमने इस चैनल पर आपको एक वीडियो दी थी जिसका टाइटल था एंटी टाइम्ड एफआईआर एंड एंटी डेटेड एफआईआर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल फॉल्स केसेस। इस वीडियो का विषय यही था कि जज चाहे वह मजिस्ट्रेट हो, सेशंस जज हो या ऊपर वाली अदालतों का जज हो, यदि वह सीआरपीसी की सेक्शन 157 पर पकड़ बनाने सीख गया हो तो दुनिया का कोई पुलिस अफसर ऐसा नहीं होगा, दुनिया की कोई पुलिस ऐसा नहीं कर सकेगी कि उसके सामने फर्जी केस बनाकर पेश कर सके। तो जितने फर्जी केस बनते हैं वे इसलिए बनते हैं कि मजिस्ट्रेटों के द्वारा या संबंधित कोर्टों के द्वारा सेक्शन 157 सीआरपीसी के ऊपर पकड़ बनाने का तरीका उनको नहीं आता है। यह सेक्शन पुलिस के ऊपर कोर्ट का चाबुक होता है, लेकिन इसके लिए जज को स्वयं मेहनत करनी होती है और सजग रहना पड़ता है। इसीलिए सन 2005 के बाद से सेक्शन 157 सीआरपीसी का प्रयोग केवल विरले जज ही करते हैं। सेक्शन 157 सीआरपीसी के अनुसार हर एफआईआर अगले दिन मजिस्ट्रेट की टेबल पर पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। हेंसफोर्थ यह शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है कि एफआईआर को दर्ज करो और उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो। जो मजिस्ट्रेट के सामने एफआईआर की कॉपी पहुंचाई जाती है उस पर पहुंचाने की तारीख और टाइम डालने दोनों जरूरी होते हैं। गंभीर अपराधों के मामले में तो एफआईआर दर्ज होते ही मजिस्ट्रेट के सामने रखी जाएगी और यदि कोर्ट का समय नहीं है तो उसके निवास पर भेजी जाएगी कि किस तारीख को कितने बजे यह मजिस्ट्रेट के सामने रखी गई। विद्वान किस्म के मजिस्ट्रेट अपनी कलम से उस पर लिख देते हैं कि इस तारीख को इतने बजे यह एफआईआर मुझे प्राप्त हुई। इसके बाद क्या मजाल है कि किसी पुलिस वाले की कि वह एफआईआर को लेट कर दे। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में एक होशियार एडवोकेट इस मामले को एक अनुभवी बेंच के सामने रख रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस तरफ स्पेशल रिपोर्ट की तरफ दिलवाया तो कोर्ट सन्न रह गया।
इस केस की सेक्शन 157 सीआरपीसी की स्पेशल रिपोर्ट 4 दिनों तक मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजी गई थी। यानी कोई नहीं कह सकता कि कथित मर्डर के बाद अगले 4 दिनों तक थाने में क्या हुआ, किसको फंसाया गया, क्या इन्वेस्टिगेशन की गई, किसको छोड़ा गया, किसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई और क्या सबूत उसमें लगा दिए गए, किसके साथ प्रेम का बर्ताव हुआ। और इतना तो आप जानते ही हैं कि पुलिस 4 दिनों के भीतर क्या क्या कर सकती है। इस केस में भी उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन इस केस में यह बात सुप्रीम कोर्ट की पकड़ में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने मेहराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 5 SCC 188 का हवाला देते हुए सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस विषय पर आप डिस्क्रिप्शन में मेहराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पर बनाई गई वीडियो को अवश्य देखिए। यह एक युग प्रवर्तक केस था और जिसने इस केस को देख लिया उसने सेक्शन 157 सीआरपीसी के ऊपर समझिए कि मास्टरी कर ली। जबकि सुप्रीम कोर्ट में आया तो आरोपी 1 की उम्र 79 साल की थी, यानी कि 80 से 1 ही कम साल थी। वह 6 साल जेल में बिता चुका था। आरोपी 2 की मृत्यु हो चुकी थी। आरोपियों ने एफआईआर को एंटी टाइम्ड कहा था। यह आर्गुमेंट किया था कि साहब यह जो एफआईआर है यह सही इस समय और डेट पर नहीं हुई है जो कि इसमें लिखा दिखाई देता है। आरोपियों का कहना था कि मृतक के बेटे और भतीजे के आचरण पर, कंडक्ट पर जो उन्होंने उस मौके पर किया उस पर सवाल उठाने जरूरी थे। ना तो उन्होंने मृतक को, जो एक का पिता लगता था और एक का चाचा लगता था, उस मृतक को हथियारों के वार से बचाने की कोशिश की और ना ही मृतक को कोई दवाई या मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाई। घटना हुई और वे बिना कुछ और किए सीधे थाने पहुंच गए कि एफआईआर लिख दीजिए। इन दोनों कथित प्रत्यक्षदर्शियों के कपड़ों पर भी कोई खून नहीं लगा हुआ था। पिता या चाचा को उनकी आंखों के सामने काटकर मारा जा रहा था और वे अपने कुर्ते तक को खराब नहीं होने दे रहे थे। उनका आचरण संदेह पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में हाथ से किए गए बदलावों को नोट किया। सामने आप कोर्ट का संदेह व्यक्त होता देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से एफआईआर के एंटी टाइम्ड होने को अनदेखा किया है और यह कानून का गंभीर उल्लंघन है। 1994 में जब जस्टिस एएस आनंद का यह मेहराज सिंह वाला केस आया था तो इसने धूम मचा दी थी। एंटी टाइम्ड एफआईआर और एंटी डेटेड एफआईआर तथा स्पोर्ट ऑफ अकरेंस पर यह केस अपने आप में एक अथॉरिटी बन गया था। लेकिन 2005 के बाद से एक अजीब सा कानून ला दिया गया था कि पहले यह बताओ कि एफआईआर के समय में और दिन में परिवर्तन करने से, यानी कि एंटी टाइम्ड एफआईआर और एंटी डेटेड एफआईआर कर देने से आरोपी को क्या नुकसान हुआ। जब नुकसान बताओगे तब हम मामले की जांच करेंगे। व्यूअर्स खुद ही देखें कि सरकारी कागजों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। एफआईआर को किसी दूसरी डेट और दूसरे टाइम का दर्ज हुआ बताया जा रहा है। कानून को कुचला जा रहा है। हम अब इससे ज्यादा और क्या नुकसान की बात कर सकते हैं? क्या बताएं आपको कि क्या और ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इस वर्तमान केस में पुराने कानूनों के फूलों वाली वही सौंधी सी महक दोबारा आनी शुरू हो गई है। वही बेहतरीन और सुंदर कानून दोबारा चमक कर सामने आया है। जजों के आराम की बजाय आरोपियों के हितों की रक्षा करने का वचन इस जजमेंट में अब 2 दशकों के बाद से शुरू हुआ है। यह जजमेंट आधारभूत न्याय को पूरा करता हुआ दिखाई देता है। कोर्ट ने कहा कि ये जो चश्मदीद गवाह हैं, जिन्हें यहाँ दिखाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा है, वे दोनों गैर यकीनी लोग हैं। उनके द्वारा किए गए आचरण से डिफेंस का यह आरोप सही लगता है कि वे तो मौके पर थे ही नहीं। उनको तो चश्मदीद गवाह के रूप में इस केस में फिट कर दिया गया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि विश्वास पात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के ना होने की स्थिति से मौके पर अक्यूज्ड और अपलेंट्स की उपस्थिति भी संदेह के घेरे में आ गई है। अक्यूज्ड अपलेंट्स के ऊपर यह आरोप इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि 2 चश्मदीद गवाहों ने उनको वहां मर्डर करते हुए देखा है। लेकिन यदि वो देखने वाले ही झूठे थे तो फिर वहां अक्यूज्ड अपलेंट के ना होने का भी तो सवाल पैदा हो सकता है। कथित रूप से मौके पर बरामद साइकिल और लोई भी कभी कोर्ट के सामने पेश नहीं किए गए। अतः सुप्रीम कोर्ट को यह केस संदेह से भरा नजर आने लगा। इस केस के हर पहलू में डाउट दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अतः हम अक्यूज्ड अपलेंट्स को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहेंगे और यह कहते हुए उन्होंने अक्यूज्ड अपलेंट्स को बरी कर दिया। लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। इस केस के नीचे
एक दो व्यूअर्स के कमेंट्स दिए गए हैं। वे आपके लिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। एक सज्जन का कमेंट है, क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज गवाहों को कानून का एक्सपर्ट होने की उम्मीद करते हैं? क्या उनमें यह देख लेने की क्षमता होनी चाहिए कि 20-25 साल के बाद जज लोग क्या सोचेंगे? ऐसे जजमेंट से लोगों का न्यायपालिका में विश्वास घटेगा। आईओ या गवाहों का क्या मोटिव हो सकता है कि वे इस केस में आरोपियों को झूठा फंसाएं? हमारे यहाँ कुछ एक बुरी समस्याएं हैं। टीवी पर सनसनी नामक प्रोग्राम को 2 या 3 एपिसोड देखकर बहुत सारे लोग खुद को विद्वान कहने लगे हैं। ये लोग ना तो इस देश की परिस्थितियां जानते हैं और ना ही कानून जानते हैं। यहाँ बहुत से दरोगाओं की कहानियां सुनने में आती हैं जो बंदर को पीट पीट कर उसका कन्फेशन रिकॉर्ड पर लिख लेते हैं कि मैं ही शेर जालिम सिंह हूँ और मैंने ही बकरियों को मारकर खाया है। मैं बकरियों की पूंछ के बाल जब्त करवा देता हूँ ताकि आप सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट में रिकवरी में उसको पढ़ सको। भगवान का शुक्राना कीजिए कि ऐसे व्यूअर्स की दुआएं कबूल नहीं की जाती हैं और उन दारोगाओं को सुप्रीम कोर्ट में न्याय करने के लिए नहीं बैठाया जाता है, वरना जिस दिन ये उन दारोगाओं के हत्थे चढ़ जाते ऐसे व्यूअर्स तो मिनट भर में अपनी ख्वाहिश बदल देते। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दारोगाओं को नहीं बैठाया जाता है। आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है और ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं। बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।